महाराष्ट्र में सत्ता का महासंग्राम अभी भी जारी है। ये महासंग्राम 19 तारीख से शुरू हुआ और आज तक जो तस्वीरें सामने आ रही है, महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी की गाड़ी रुकी हुई है, दूसरी तरफ शिवसेना में असली शिवसेना कौन सी है, इसे लेकर भी पूरी की पूरी शिवसैनिकों की फौज, वो चाहे उद्धव ठाकरे के साथ हो या फिर एकनाथ शिंदे के साथ हो, इस लड़ाई में अपने आप को प्रणेता बनाने पर आगे बढ़ी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस सत्ता के महासंग्राम के लिए तमाम परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थितियों में वो मुद्दे जिनके आधार पर शिवसेना की रूपरेखा संरचना तैयार की गई थी, क्या वो मुद्दे कहीं कोसों पीछे छूट गए और उसी का ये खामियाजा आज शिवसेना को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इतना तो जरूर है कि महाविकास आघाड़ी के जो 3 सहयोगी हैं, उसमें उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमारी शिवसेना असली शिवसेना है जो इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद है। इसलिए हम महाविकास आघाड़ी में एक उद्धव सरकार की हम बात करते हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं और एनसीपी की बात करते हैं, तो तीनों ही तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि सरकार तो चलेगी ही चलेगी। लेकिन सरकार चलेगी कैसे? क्योंकि सत्ता के महासंग्राम में तो सबसे बड़ा रोल आंकड़ों का होता है और आंकड़ों का गणित क्या इस वक्त उद्धव सरकार के साथ है, शिवसेना के साथ है, या फिर गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे गुट की जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही है कि सत्ता का समीकरण कहीं उधर की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो इसीलिए सत्ता के महासंग्राम में आज महाराष्ट्र का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसे जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और सत्ता के महासंग्राम की शुरुआत इस तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई। उद्धव ठाकरे ने कमान संभालते हुए बड़ा बयान दे दिया है। पहले तो हिंदुत्व का कार्ड खेला, इमोशनल कार्ड खेला, अब पूरी तरह से ऑफेंसिव होते हुए कह रहे हैं कि वो सीएम के लिए, शिवसेना के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता की लालसा उन्हें नहीं है। उद्धव ठाकरे का ये बड़ा बयान आया है जिसमें कहा उन्होंने कि मैंने सीएम आवास छोड़ा है, लड़ाई नहीं छोड़ी है, हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना है। ये लड़ाई शिवसेना को बचाने की है। जो छोड़ कर गए हैं वो सूखे पत्ते हैं, हरे पत्ते फिर आएंगे। उद्धव ठाकरे ये भी कहते हैं कि जो गए हैं वो भगोड़े हैं। पहले अगर आपको याद हो कि फेसबुक लाइव के जरिए जब उद्धव ठाकरे सामने आए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पार्टी से गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदुत्व का मुद्दा, बाला साहेब के जो आदर्श थे, पार्टी ने कभी भी उसके साथ समझौता नहीं किया। जो लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, दरअसल वो असली शिवसैनिक हो ही नहीं सकते। और आज एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ऑफेंसिव होते हुए एकनाथ शिंदे की तरफ जो विधायक गए हैं और स्वयं एकनाथ शिंदे को भी भगोड़ा करार देते हुए नजर आते हैं। उद्धव ठाकरे किस तरह हमलावर हुए हैं, जरा उन्हीं के शब्दों में भी सुन लेते हैं। आणि 2 महिन्यामध्ये कोविडचं संकट आपल्या राज्यामध्ये आलं, त्याच्यानंतर मग लॉकडाऊन वगैरे 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 त्या गोष्टी आपण सगळ्यांनी पाहिल्या। कोविड ओसरत होता तो साधारणतः गेल्या दिवाळीचा काळ होता आणि त्या काळानंतर मी म्हटलं चला आता कोविड ओसरलाय, राज्यात फिरायला सुरुवात करू, तर मानेचं लफडं उद्भवलं। तर मानेच्या लफड्यातून जरा बाहेर पडतोय तर हे दुसरं लचांड उपटलं आणि त्याच्यात आता कोविड। ठीक आहे, त्याच्यात जास्त काय मला गुंतायचं नाहीये, पण कोणी कोणत्या वेळेला कसं आपल्याशी वागलंय या गोष्टी मात्र आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे। मी नितीनजींचं भाषण ऐकलं, दिवाकरजींचं ऐकलं, आदित्यचं ऐकलं, आपल्या नीलमताईंचं ऐकलं। तसं बोलण्यासारखं काय आणि बोलायचं काय हा एक महत्वाचा विषय आहे। उद्धव ठाकरे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि
कोरोना काल में भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि मैं लोगों से मिलता नहीं था, लेकिन कोरोना काल में भी मैंने किसी भी तरीके का कोई दुराव नहीं रखा, हॉस्पिटल में रहते हुए भी काम करता रहा। ये बातें उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए भी कही थी और आज फिर उसी बात को दोहराते हुए एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया है कि आवाज जरूर छोड़ा है लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ी है। ये लड़ाई दरअसल उन आदर्शों की लड़ाई है जहां पर बाला साहेब का हिंदुत्व आकर खड़ा होता है। लेकिन ये असली हिंदुत्व है किसके साथ? क्योंकि एकनाथ शिंदे तो यही कहते हैं कि आज जो हमने बगावत की है इसीलिए बगावत की क्योंकि उद्धव ठाकरे उस हिंदुत्व की राह से भटक गए और उन पार्टियों से साझा कर लिया, उनसे गठबंधन कर लिया जो कभी भी हिंदू और हिंदुत्व के मायने ही नहीं समझ पाई थी। इन सब के बीच एनसीपी, कांग्रेस दोनों ही स्पष्ट रूप से ये कह चुके हैं कि आखिरी दम तक लड़ेंगे। यहां तक कि शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि जो विधायक गए हैं उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाम 6:30 बजे कहा जा रहा है कि एक और बैठक होने वाली है उद्धव ठाकरे की, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अजीत पवार की मौजूदगी रहेगी। अजीत पवार क्या कुछ कह रहे हैं इस बैठक से पहले, उनका बयान सुन लेना भी काफी जरूरी है। जरा सुनते हैं डिप्टी सीएम अजीत पवार क्या कहते हैं। ठाकरे जी के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने उनको सपोर्ट देने का, और आज हम चीफ मिनिस्टर साहब को, क्योंकि बीच में उनको कोरोना हुआ था इसीलिए उनको हमने वहाँ मिलने के लिए हम गए नहीं थे, लेकिन आज 6:30 बजे पवार साहब, प्रफुल्ल भाई, मैं और जयंत पाटिल उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, बात करने के लिए। उनका क्या कहना है, उनका आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए उद्धव ठाकरे के लिए ये कहा जा रहा है, क्योंकि अगर एनसीपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो स्पष्ट रूप से दोनों ही पार्टियों की तरफ से, दोनों ही सहयोगियों की तरफ से कहा जा चुका है कि हम आखिरी दम तक साथ रहेंगे और ऐसे में महाविकास अघाड़ी की गाड़ी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी चलने के लिए संख्या बल की जो जरूरत है, क्या वो संख्या बल उद्धव ठाकरे के पास है? चलिए इसी सवाल के साथ अपने आज के अतिथियों से, आज के पैनलिस्ट से आपका परिचय कराती हूँ। स्क्रीन पर मैं देख पा रही हूँ हमारे 4 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं सर्वेश्वर पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत स्वागत। और हमारे साथ महाराष्ट्र से इस वक्त जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर वैदेही तामड़, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ साथ मेरी सहयोगी स्नेहल जोशी भी तमाम इस हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। स्नेहल, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि शाम 6:30 बजे का वक्त बहुत खास है। ये 6:30 बजे एक तरफ मुंबई में मातोश्री में उद्धव ठाकरे, अजीत पवार और शरद पवार की बैठक, और दूसरी तरफ इसी 6:30 बजे ठीक एकनाथ शिंदे की गुवाहाटी में तमाम जो विधायक उनके साथ हैं उनके साथ बैठक होने वाली है। लाइन ऑफ एक्शन की बात कही जा रही है, दोनों ही खेमा कह रहा है कि हमने लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर लिया है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन है क्या, इसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं है। स्नेहल, पहले ताजा अपडेट आपसे। बिल्कुल, इसी खबर पर पूरे महाराष्ट्र की भी नजर है, देश की भी नजर है कि लाइन ऑफ एक्शन इस समय क्या निकल के आएगा, क्योंकि लगातार 3 दिन हो गए हम इसी लाइन ऑफ एक्शन के बारे में सोच रहे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन इस समय जो बातें जिस तरीके से अधिकार के तौर पर दोनों पार्टियां करें, मतलब शिंदे से शाही हो या फिर शिवशाही हो, यानी दोनों की तरफ से बिल्कुल एक तरीके की प्रभुत्व देने वाली बात सामने आ रही है, लेकिन अब तक कोई प्रभुत्व वाला एक्शन जो है वो दोनों की ओर से नहीं आया है। इसलिए ये 6:30 बजे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक हमने देखा कि जो फेसबुक के लाइव के बारे के माध्यम से जो उद्धव ठाकरे जी ने बात की है, उन्होंने क्या क्या किया ये बताया, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व को लेके कैसे उन्होंने पर्दा, अपना पल्लू झाड़ दिया था, पल्लू छोड़ दिया था, किस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व छोड़ा था, इसके लिए वो बात ही नहीं करे। वो कह रहे कि मैंने ये किया, मैंने इसको ये डिपार्टमेंट दिया, इसके बेटे को सांसद बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने नहीं। लेकिन उसके पहले वो ये कह चुके हैं कि हमने हिंदुत्व का दामन कभी छोड़ा ही नहीं था, हम तो वही बाला साहेब ठाकरे वाले हिंदुत्व के साथ ही खड़े हैं। समझने वालों को थोड़ी गलती हो गई है। अब ये गलती क्या हुई है? डॉक्टर वैदेही तामड़, आपके पास आते हुए, उद्धव ठाकरे, अब जो उद्धव ठाकरे पहले डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे थे, जब उन्होंने वर्षा छोड़ी थी तभी इस वक्त लग रहा था कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, लेकिन अब जो एक के बाद एक स्टेटमेंट आ रहे हैं, खासतौर से शरद पवार साहब के सामने आने के बाद और उनकी तरफ से ये कहने के बाद कि
बहुत गड़बड़ होगा, आगे अंजाम भुगतना होगा, भारी कीमत चुकानी होगी। और इसके बाद उद्धव ठाकरे भी ऑफेंसिव हो जाते हैं। जो विधायक गुवाहाटी में है या एकनाथ शिंदे साहब है, उनको भगोड़ा करार दिया जाता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। डॉक्टर वैदेही मैडम, क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं होने वाला क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे भी वहां से संख्या बल दिखा रहे तो मुंबई नहीं आ रहे हैं, फ्लोर टेस्ट के लिए वो भी तैयार नहीं है। और शिवसेना भी अड़ी हुई है, जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता, नंबरों की गिनती नहीं होती, तब तक हम लोग किसी चीज को मानेंगे नहीं। और अभी भी शिवसेना को ऐसा लगता है कि कुछ एमएलए जो हैं वो उनके खेमे में वापस आ सकते हैं जब यहाँ मुंबई आके, यहाँ अपने मातृभूमि पे आके जब वो यहाँ माहौल देखेंगे तो शायद वो उनका विचार बदल सकते हैं। ये उम्मीद में ये लोग लगे हुए हैं। बट जो भी है वहाँ पे एकनाथ शिंदे जो है वो सोच रहे हैं कि शिवसेना के लोगों से लेके, वो और एरो जो उन पर लोग हैं, से लेके शिवसेना का नाम तक वो अभी अपने नाम से चलाने की सोच रहे हैं। तो कवायद लगी हुई है, क्लैरिटी अभी भी नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पा रहा है और इसीलिए कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है। सर्वेश्वर जी, आपके पास आते हुए जो महाराष्ट्र की परिस्थिति है, देखिए 19 तारीख से लेकर अगर हम आज देखें 24 तारीख होने वाली है और ऐसी परिस्थिति में सवाल यही उठ रहा है कि ये जो कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं जाकर तो इस पर रुकना होगा, लेकिन दोनों ही गुट अब ऑफेंसिव हो चुका है, क्लियर नहीं कर पा रहा है। ऑफेंसिव है, बयान बहादुर सामने आ रहे हैं, बयानों का दौर है। एक कह रहा है कि मेरे पास इतने आंकड़े, एक कह रहा है कि मेरे पास इतने आंकड़े, लेकिन अगर दोनों के पास आंकड़े हैं तो फिर फ्लोर पर आने के लिए क्यों नहीं दोनों ही गुट तैयार हो रहा है? सवाल ये है। देखिए, इस तरीके का जब भी हुआ है कहीं भी किसी भी राज्य में तो इसमें समय लगता है। और देखिए, शिवसेना पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे जी बैकफुट पे है। वो साम दाम दंड भय भेद की नीति अपना रहे हैं। उस दिन आपने देखा तुरंत उन्होंने वर्षा छोड़ दिया, उससे पहले उनके सुपुत्र ने अपने प्रोफाइल से, फेसबुक हो ट्विटर हो, प्रोफाइल से मंत्री हटा दिया। अगर वो इतने सशक्त है, इतने मतलब ये आत्मविश्वास है उनमें कि ये महाविकास अघाड़ी की सरकार पूरा टर्म पूरा करेगी, तो उनके बेटे ने क्यों मंत्री जो लिखा था प्रोफाइल से वो हटाया? उद्धव ठाकरे जी ने वर्षा से क्यों निकल पड़े? वो अभी भी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, और जब वो कह रहे हैं कि मैं फाइट करूंगा और ये महाविकास अघाड़ी की सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, तो फिर वो वर्षा से निकले क्यों? उसके बाद उन्होंने सबसे पहले भावनात्मक इमोशनल अपील किया, वो कोई काम का नहीं रहा। वो उनका पूरा ऐसे ही चला गया, कहते हैं पानी फेर गया उस पे। एकनाथ शिंदे जी ने उनको गहरी चोट पहुंचाई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए, यहाँ आपने भी कहा कि नंबर गेम का सारा माजरा है। देखिए, कहीं ना कहीं कोई पेच फंस रहा होगा। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए कम से कम 37 विधायकों की जरूरत है एकनाथ शिंदे जी को। अगर उसमें कमी आती है तो फिर वो उस चपेट में आ जाएंगे। अभी डेप्यूटी स्पीकर कौन है महाराष्ट्र विधानसभा के? एनसीपी के हैं, तो वो कहीं ना कहीं पेच फंसा सकते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, अगर ऐसी पॉलिटिकल क्राइसिस किसी भी स्टेट में हुआ है तो वो 1 या 2 दिन में नहीं सुलझ जाता, उसमें समय लगता है। हर पार्टी अपने पत्ते इतने जल्दी नहीं खोलती। अभी देखिए, अपने पत्ते इतने जल्दी नहीं खोलती, लेकिन चंद्रमोहन जी, पार्टी पत्ते तो नहीं खोलती लेकिन दावे जरूर किए जा रहे हैं। आपसे मेरा सवाल सीधा होगा, महाराष्ट्र में आपके सहयोग वाली सरकार, महाविकास अघाड़ी की गाड़ी चलती रहेगी या फिर रुक जाएगी? गाड़ी चलेगी ये तो अभी चंद दिनों में बहुत अच्छा पता चल जाएगा। गाड़ी को चलाते हुए रोकने वाले नाथ कौन है, वो नाथ आगे क्यों नहीं आ रहे, ये पता नहीं चल पा रहा। क्योंकि 80 से ज्यादा लकड़े बुक हो जाएं, चार्टर्ड प्लेन बुक हो जाएं, हजारों करोड़ रुपए का खर्च हो जाए, एकनाथ शिंदे अकेले और उसके पीछे नाथ जो खर्चा कर रहे हो, और महाराष्ट्र की चलती हुई सरकार को सूरत से लेके गुवाहाटी तक मूवमेंट में दे दें और फिर बने रहे, तो ये एक विचारणीय प्रश्न खड़ा हो जाता है कि
इसके पीछे कहाँ है, क्योंकि अगर देश की योजनाओं की परियोजनाओं की बात आए तो खजाना खाली है, क्योंकि अग्निवीर को हम पेंशन और नो रैंक दे नहीं सकते क्योंकि खजाना नहीं है। सर ये तो आरोप की बात हो गई ना, पहले सवाल का जवाब दीजिए ना, आरोप तो खूब लगाइएगा, लेकिन सवाल का पहले जवाब दीजिए ना कि आपकी गाड़ी पड़ जाए, लग्जरी रूम देने पड़ जाए, आपकी गाड़ी वो चलेगी या नहीं चलेगी, पहले ये तो बता दीजिए। कॉन्फिडेंट आप लोग हैं नहीं या सिर्फ बयानों में ही कॉन्फिडेंस है? वो आरोप लगा लीजिए, खूब लगा लीजिएगा, लेकिन पहले अपने लिए तो आपका खेमा, आपका गुट। देखिए, अगाड़ी महामोर्चा अगाड़ी जो है वो अपनी स्थिर जगह पर खड़ा है और गठबंधन स्थायी रूप से खड़ा है। शिवसेना की पूरी नजर अपने कांग्रेस के भी कुछ विधायक कुछ टाइम के लिए सर गायब हो गए थे, फोन नहीं लग रहा था। हमारे विधायक हमारे साथ खड़े हुए हैं। शिवसेना का गठबंधन को शिवसेना के जो हाईकमान है वो नजर रखे हुए है। घटनाक्रम बहुत जल्दी बदलते हैं। जिस तरह से घटनाक्रम 40 और 45 से गुवाहाटी तक पहुंच गए हैं, वो गुवाहाटी से बॉम्बे और महाराष्ट्र में और मुंबई में भी आएंगे। वक्त का पहिया घूमता है तो भैया घूमेगा। ये शिवसेना है जिसने 4 साल का विद्रोह भी सहना और उसके बाद भी शिवसेना खड़ी मिली, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। तो ये शिवसेना है जो आप कह रहे हैं, कौन शिवसेना है? उद्धव ठाकरे वाली असली शिवसेना या एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना? क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब तो ये कह रहे हैं क्योंकि ठाकरे और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना का दम तो एकनाथ शिंदे भर रहे हैं। उनका कहना है कि बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना होती तो फिर तो कांग्रेस के साथ गठबंधन ही नहीं हुआ होता। शिवाजी महाराज का कार्ड खेला जा रहा है, लेकिन शिवाजी महाराज की प्रतिमा किस तरीके से संभाजी नगर में नहीं लगने दी गई थी, किस तरह से उस प्रतिमा का विरोध हुआ था, ये सब भी महाराष्ट्र की जनता ने देखा था और एकनाथ शिंदे उसी का तो दम भर रहे हैं। ये जो महाराष्ट्र की शिवसेना है उसके नाथ महाराष्ट्र की जन्मा है, जो महाराष्ट्र की जनमानस उसे प्यार करती है और वही उसको सत्ता के पे निरंतर रखती है। वो महापंचायत की हो या असेंबली विधानसभा की हो, तो उसका। लेकिन जो आज कुछ लोग शिवसेना से हटकर एकनाथ ग्रुप के साथ खड़े हैं, वो अपने नाथ का सरवावर ढूंढ रहे हैं। लेकिन वक्त बहुत जल्दी लामनी जी बदलने वाला है और बहुत जल्दी कंप्लीट होकर सब सिस्टम चैन पे आने वाला है। आप कह रहे हैं कि सब चीजें ठीक से पटरी पर आने वाली है, लेकिन डॉक्टर वैदेही देखिए, जिस जनमानस की बात हो रही है उस जनमानस को ही सबसे बड़ा धक्का पहुंचा था जब बाद में चुनाव के बाद ये अलायंस बन गया था, महाविकास आघाड़ी का अलायंस बन गया था, क्योंकि जो वोटर्स थे उन्होंने तो शिवसेना प्लस बीजेपी को उम्मीद भरकर वोट दिए थे। बाद में ये जो परिस्थिति बनी और आज उसी जनमानस का हवाला दिया जा रहा है, क्या दिल जीत पाएंगे उद्धव ठाकरे ये बातें बार बार कहकर? डॉक्टर वैदेही, अभी कांग्रेस भी जो कुछ कह रहा है ना, वो तो दूसरे को तिनके का सहारा वाली बात हो गई, क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व वैसे ही खत्म हो गया है महाराष्ट्र में। और एनसीपी और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, तभी जाके उन्होंने शिवसेना के साथ अपना गठबंधन करके सरकार यहाँ पे बनाई। और मजे की ये है कि ये कितना भी चीखे चिल्लाएं, अब भी परिस्थिति ऐसी है कि ये सरकार डूबने वाली है, जाने वाली है, क्योंकि ये गठबंधन टूटेगा और शिवसेना को उतना मैंडेट अभी उनके एमएलए से नहीं है। अभी तो एमएलए एमपी तो कॉर्पोरेटर भी छोड़ के जा रहे हैं, तो यहाँ तक ये बात आ गई है कि कॉर्पोरेटर्स कल तक इनके साथ थे। नहीं डॉक्टर वैदेही, लेकिन सवाल ये है कि अगर इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है डॉक्टर वैदेही, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो सवाल ये पूछा जाएगा ना कि फिर आइए आप मुंबई आ जाइए, महाराष्ट्र आइए और फ्लोर टेस्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है कि ये गठबंधन टूटेगा, सरकार बदलेगी, बीजेपी के साथ सरकार बनेगी, तो फिर उस कॉन्फिडेंस को तो सामने लाने के लिए सामने आना होगा। सामने अभी कोई नहीं आएगा, क्योंकि उनको भी डर है कि यहाँ राइट्स हो सकते हैं और लोकल शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे के जो शिवसैनिक हैं तो हो सकता है उनको मारे भी पकड़ के। लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वो नहीं आ रहे होंगे, वो जायज है। नहीं, ये पहले क्लियर कर दीजिए कि लोकल शिवसैनिक, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा आप क्लियर करिए। फिर मैं आ रही हूँ चंद्रमोहन जी, आपको ही डॉक्टर वैदेही के सामने करूंगी, लेकिन आपने कहा ना लोकल शिवसैनिक पीटेंगे, ये क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा डॉक्टर वैदेही। लोकल शिवसैनिक कैसे है ना कि शिवसेना में जो एकनाथ शिंदे जी है उनका थाने में बेस्टन है, लेकिन उनका जो भी जनाधार है वो थाने में है। बट रूरल शिवसेना जो है अभी भी बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, और वो लोग जो है उनको अगर उनके बता दिया गया कि इन्होंने गद्दारी की है हमारे बाला साहब ठाकरे के साथ या हमारे सरकार के साथ, तो 4 लोग भी अगर वायलेंस करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो इनोसेंट लोगों का नुकसान होगा ना, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ सकती है।
नहीं, लेकिन यहाँ पर एक देखिए, एक बात तो तय है। चंद्रमोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले कह लीजिए, फिर मैं सर्वेश्वर जी के पास जाऊंगी। देखिए, विधेयी जी ने अपनी यथार्थ को बहुत अच्छे ढंग से रखा, बिल्कुल ठीक बोला कि असली शिवसेना कौन सी। असली शिवसेना वही है जो महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के मुख्य के रूप में खड़ी है और जो महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के रूप में खड़ी है। शिवसेना के कुछ लोग जो सत्ता या डर के लालच से शिवसेना और महाराष्ट्र को छोड़ के सूरत से गुवाहाटी चले गए, वो राह हो गए। समय के हिसाब से अगर रात बदलने के बाद ये दिन चढ़ा था, तो अब रात बदलने के बाद एक दिन और चढ़ेगा, क्योंकि सच्चाई देवी जी ने जो बोली है वो बिल्कुल यथार्थ कि महाराष्ट्र जो ठाकरे साहब के साथ उनकी भावना से अवगत है, वो इस तरह के विद्रोह और इस तरह की वीकेंड तो ये तो डराने धमकाने वाली बात हो गई ना, फिर इसीलिए फिर तो वो गुवाहाटी अगर चले गए तो फिर इसका मतलब ये तो डराने मारपीट करने की और डराने धमकाने वाली बात हो गई। जैसा संजय राउत ने कहा भी कि अगर सड़क पर लड़ाई होगी तो सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे, तो ये तो मारने मरने वाली बात हो गई ना, डरने डराने वाली बात हो गई। लावनी जी, इसमें आप शब्दों को घुमा रहे हो। इसमें पार्टी का जनमान जो पार्टी का जिसके साथ जुड़ा होता है उसी के साथ लगाव रखता है, पार्टी का किसी एक नेता का नहीं लगता। जनमानस ही तो कहीं ना कहीं से सवाल खड़ा कर रहा था कि शिवसेना असली शिवसेना। सर्वेश्वर जी, अच्छा जी, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, प्लीज आपकी आवाज मैं ठीक करवाती हूँ, मैं तुरंत आपके पास आती हूँ। पैनल जरा आवाज ठीक करें, उनकी आवाज कट रही है। सर्वेश्वर जी, देखिए, एक बात जो बार बार कही जा रही है कि शिवसेना, हमारी शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, हिंदुत्व वाली शिवसेना, लेकिन दोनों ही तरफ से यही कार्ड खेले जा रहे हैं, यही बातें दोहराई जा रही हैं, बेस कोई क्लियर नहीं कर रहा है। अगर हिंदुत्व और बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो कहते हैं उनकी शिवसेना थी, तो फिर सवाल बार बार पूछा जाएगा कि आज जब वो अपने तमाम नेताओं के बीच में, अपने लोगों के बीच में शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का हवाला दे रहे थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने का ही विरोध उन्हीं के ही शासनकाल में हुआ। सबसे बड़ा सवाल उनसे ये पूछा जाना चाहिए। उधर एकनाथ शिंदे गुट ये कहता है कि हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बाला साहेब की असली लड़ाई लड़ रहे हैं जो उद्धव ठाकरे भूल चुके हैं। सर्वेश्वर जी, लावनी जी, आपने ये बात जो कही, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। एकनाथ शिंदे ने, जैसे ही उनका पहला बयान आया एकनाथ शिंदे जी का सूरत से कि उद्धव ठाकरे जी महाविकास अघाड़ी को छोड़े और बीजेपी के साथ सरकार बनाए तो हम वापस आएंगे, हम विचार करेंगे। और दूसरी बात, ये बाला साहब की शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी उनके सुपुत्र होने के नाते कह सकते हैं कि असली बाला साहब की जो शिवसेना है वो हम हैं, लेकिन जो उनका प्रिंसिपल था बाला साहब का, जो वो उनके मायने थे, जिस कारण से उनको हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता था, वो ये उद्धव ठाकरे जी सत्ता के लोलुपता में उस सेना को तिलांजलि दे दिया उन्होंने। आप, हमको ये याद है, एक हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एक लेडी एमपी को और उसके हस्बैंड को, राणा दंपति को जेल में डलवा दिया। और ये शिव सैनिक जो कह रहे हैं मारपीट, अभी आपके संवाददाता ने कहा, वो वही शिव सैनिक है जो मारपीट करेंगे। उस लेडी एमपी के घर पे पत्थरबाजी करने गए थे, ये गुंडे वो हैं। और वो असली शिव सैनिक होते तो कभी भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करते। ये हनुमान चालीसा के कारण और अजान का ये रो नहीं होता। अगर अजान रोड पे होता है तो और वो इन सबके असली बीच शिव में सैनिक हनुमान चालीसा भी रोड पे पढ़ सकते हैं, इसमें बुराई क्या है? तो असली शिव सैनिक अगर एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं तो वो हो सकते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे के पास तो अपनी पार्टी बचाने की भी वो जुगत हो पड़ी है कि वो किधर जाएं, उनसे कहीं सिंबल भी उनके हाथ से पार्टी का न चला जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो मैजिक हुआ है, स्नेहल, कुछ तो हुआ है। वो कॉन्फिडेंस जो आज से 2 दिन पहले तक कम नजर आ रहा था, आज वो कॉन्फिडेंस पूरा साफ साफ नजर आ रहा है। बयानों में भी, बॉडी लैंग्वेज में भी, स्टेटमेंट्स में भी लगातार ऑफेंसिव होते चले जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो क्या ये मान लिया जाए कि एकनाथ शिंदे गुट को
कहीं ना कहीं से डैमेज करने की जो ये कवायद थी उसमें ये पूरी तरह से अब धीरे धीरे सफल होते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए ऑफेंसिव मूड में आ चुके हैं। बिल्कुल, यही बताना चाह रही हूँ कि इसके पहले जो नीलम गोरे ने कॉन्फ्रेंस ली थी, उन्होंने एक संवैधानिक पेज उन्होंने दिखाया था कि ये जो लिया गया पेज जो है उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो विधान परिषद में ही ये सब दावे कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी इलेक्शन की कार्रवाई में ये पार्टी को लेके दावे नहीं कर सकते। बस राज्यसभा को ही ये अगर टारगेट करते हैं तो ही हो सकता है, लेकिन पूरे उनके पास हमारे पास पूरा संवैधानिक अधिकार हमारे पास ही रहेगा। चुनाव चिन्ह का भी जो अधिकार है वो हमारे ही पास रहेगा। शिंदे जी ने अपने अलग गुट बनाना चाहिए या फिर किसी बड़े पार्टी में या फिर किसी छोटे पार्टी का उन्होंने सहारा लेना चाहिए। वो शिवसेना जो है वो खुद को कह रहे हैं कि हमारे पास असली शिवसेना है, अब वो असली शिवसेना उनके पास हो ही नहीं सकती। इस तरीके का कुछ कानूनी पैंतरा उनके पास हाथ में लगा है और साथ में वो जो दावा कर रहे हैं कि 21 विधायक हमारे पास रहेंगे किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, क्योंकि वो बार बार अभी थोड़ा सा नंबर्स का क्लियर कर सकती हैं क्या स्नेहल, अगर आपके पास कोई जानकारी हो कि नंबर्स का क्लियर कर सकती हैं क्या शिंदे ने अपना वो जो 37 का आंकड़ा है वो पूरा कर लिया है? कुछ अंदाजा मिल पा रहा है? शिंदे जी का तो आंकड़ा कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने 40 विधायक उनके पास है, एडिशनल 12 विधायक भी उनके पास है। कुल मुझे 50 से अधिक मतों का वो दावा कर रहे हैं। आज उन्होंने उसमें तो निर्दलीय भी हैं, उसमें तो निर्दलीय भी है। मैं अकेले शिवसेना की बात कर रही हूँ क्योंकि शिवसेना की अकेले मैं बात कर रही हूँ क्योंकि अगर दल बदल कानून उनके ऊपर लागू ना हो इसके लिए जरूरी है कि उनके पास 37 विधायकों की संख्या पूरी हो। क्या ये संख्या उन्होंने पूरी कर ली है? हाँ, जिस समय उन्होंने संख्या पूरी की, आज उन्होंने 40 की संख्या पूरी की है, यानी अतिरिक्त अब उनके पास शिवसेना के विधायक उनके पास है, अतिरिक्त उसके अलावा निर्दलीय भी विधायक उनके पास है। लेकिन पार्टी के उन्होंने 40 विधायक ले चुके हैं, उन्होंने स्पीकर को लेटर लिख चुके हैं, लेकिन अब स्पीकर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े होने की वजह से फिर एक बार गुटबाजी हो सकती है या फिर किसी तरीके का जो वैचारिक दबाव उन पर बना सकते हैं किसी भी तरीके से। मतलब मैं भी बोल रही थी कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके के, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं शरद पवार जी ने भी उन्हें धमकाने की इनडायरेक्ट कोशिश की है, उसके बाद संजय राउत जी ने भी कोशिश की है, उसके बाद अपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा है कि वो मतलब आगरा में है, उनको उनके वहां से छोड़ के लाना पड़ेगा। और ये भी संभ्रम स्थिति लोगों को दिखाने के लिए भी वो बना रहे हैं कि उन्हें धमका के लेके गए हैं, उन्हें जबरदस्ती लेके गए, उन्हें बहला फुसला के लेके गए हैं। चंद्रमोहन जी, आंकड़ों का ही खेल है ना। अगर ये पता चलता है कि उनके पास 40 के लगभग अगर विधायक हो चुके हैं एकनाथ शिंदे के पास, तो निश्चित रूप से फिर तो जो परिस्थिति है सरकार को लेकर वो पूरी नहीं हो पाएगी आने वाले वक्त में, दिख रहा है सामने। तो फिर अब इंतजार किस बात का? और अगर ऐसी परिस्थिति है तो क्या आप लोग विपक्ष में बैठने को तैयार है? देखिए, हम हर किसी परिस्थिति के साथ खड़े हैं। अगर हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो विपक्ष में भी बैठेंगे, और महाआघाड़ी गठबंधन के साथ खड़ा होना है हम उसके साथ भी खड़े होंगे। लेकिन अभी जो मैटर है वो शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व उसकी तरफ लेके चल रहा है। मेरे पाठक जी ने 2-3 बातें करी थी, मैं उसका संज्ञान साथ में जोड़ता हूँ कि सत्ता की लोलुपता शिवसेना के नेतृत्व के अंदर नहीं है। ये शायद पाठक जी गलत बोल रहे हैं। वो सत्ता की लोलुपता एकनाथ शिंदे के हाथ में अगर सत्ता लोलुपता नहीं होती, आपकी बात सुन रहा था बीजेपी शिवसेना नेचुरल अलायंस आई थी। पाठक जी ने 106 विधायक लेके बीजेपी सरकार नहीं बना सकी और 55 विधायक लेके 56 शिवसेना सरकार बना ली आप लोगों के साथ मिलके। तो ये सत्ता लोलुपता नहीं है तो और क्या है? और वो शिवसैनिक जो एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं कि ये असली शिवसैनिक नहीं है उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा था। आपसे बहस कर लूंगा, इस बात को आप समझिए। राजनीतिक प्रवक्ता, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं तो नहीं, राजनीतिक विश्लेषक क्या ये विश्लेषण नहीं कर सकता? अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो आप हम पे पर्सनल छींटाकशी नहीं कर सकते। पड़ेगा।
देखिए आप जैसे राजनीतिक विशेषज्ञ जो चोला कुछ पहनते हैं और शक्ल में कुछ और कोई सरकार नहीं बना सकता। वहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है, लेकिन अगर 55 विधायक लेके 56 विधायक लेके तो सरकार बिगाड़ता है। चलिए ठीक है, आप लोगों के पास मैं आती हूँ इस वक्त हमारे साथ शिवसेना से, और हम कहेंगे ठीक है आप लोगों के पास आती हूँ। चरमोहन जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इस समय हमारे साथ उद्धव ठाकरे खेमे का कह सकते हैं हमारे साथ शिवसेना से राजपुंज साहब जुड़ चुके हैं। राजपुंज जी बहुत बहुत स्वागत, आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी। हाँ जी लावनी जी आवाज। मैंने आपको कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना सदस्य, ठीक कहा ना सर? क्योंकि अब तो हम भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि शिवसेना कौन सी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना या उद्धव ठाकरे वाली, तो बोलना पड़ता है हमें। लावनी जी आप पूरे देश के एंकर हैं, आप कुछ भी कह सकती हैं किसी नहीं, हम तो भाई देश को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राजपुंज साहब को क्या कहकर बुलाएं। हम आपको शिवसेना प्रवक्ता कहते हैं, लेकिन अभी तो हम भी कंफ्यूज हैं कि शिवसेना हम किसको माने, एकनाथ शिंदे जी वाली शिवसेना माने या उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना माने? लावनी जी देखिए, शिवसेना तो शिवसेना ही है और तीर कमान है, और तीर वहां पर बहुत सारे हैं उसमें, और तीर कब चलना होता है कब चलाना होता है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व निर्धारित करता है कि कब कौन सा तीर चलना है, तो वो समय के अनुसार है। और देखिए हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं जहाँ तक होना चाहिए। एक परिवार का कोई सदस्य अगर नाराज होकर जाता है तो डेफिनेटली हमारी ड्यूटी है कि उनको मनाया जाए, उनको परिवार का जो सदस्य नाराज है उसको वापस लाया जाए। तो पूरे प्रयास किए गए, उनको हर चीज़ पे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद अब आप देख रहे हैं इस समय जो पोजीशन है, जो इस समय चल रहे हैं हालात, तो उस समय अब उससे ज्यादा और क्या कहेंगे किसी को। नहीं, आप मना रहे हैं या धमका रहे हैं ये भी क्लियर कर दीजिए ना, क्योंकि पहले तो मना रहे थे, बाद में फिर गद्दार बना दिया, भगोड़ा बना दिया, और यहाँ तक ये कह दिया गया कि अंजाम भुगतना होगा, वक्त बताएगा क्या होगा, सूखे पत्ते हैं हरे पत्ते आएंगे, सूखे पत्ते झड़ जाते हैं। तो मना रहे हैं या धमका रहे हैं ये भी क्लियर कर दीजिए। नहीं लावनी जी देखिए, पहले उनको मना ही रहे थे, अब उसके बाद क्या करेगा इंसान, बार बार किसी को मनाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, हताश और मतलब जब नहीं समझ रहा कोई, जो उस चीज को नहीं समझ पा रहा, वो भी हमारे शिव सैनिक है। ऐसा नहीं है, शिवसेना तो शिवसेना ही है, थी, है और रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पास्ट में भी थी और प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी, उसमें कोई जाने वाले कहीं नहीं है। आते रहेंगे लोग, जाते रहे। नारायण राणे नहीं चले गए तो क्या हुआ, तो बड़े बड़े नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। और इसको आपको एक और बात बता दूं, मैं आपको वही बता रहा था कि नारायण राणे जी आए वो भी चले गए, छगन भुजबल भी आए थे वो भी चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि शिवसेना तो शिवसेना ही। शिवसेना तो बैठा हुआ है, लेकिन शिवसेना का आधार जिनसे था, जिन मुद्दों से था, वो मुद्दे तो पीछे छूट गए, इसीलिए तो एकनाथ शिंदे आपसे नाराज है ना कि आप लोगों ने भगवा छोड़ दिया, हरा अपना लिया था, इसीलिए तो वो नाराज है ना कि आप हिंदुत्व को पीछे छोड़ गए। नहीं, हम नहीं कह रहे, ये एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं। और एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे जी को सामने आकर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हम तो हिंदुत्व के साथ ही हैं, बार बार वो यही बात बोलते हैं। चलिए इन सबके बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जरा रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का और सीधे आते हैं फिर आप लोगों के पास। उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंच चुके हैं शरद पवार और अजीत पवार, शाम 6:30 बजे बैठक हो रही थी। अब शरद पवार, एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजीत पवार मातोश्री पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र में अगली रणनीति पर चर्चा होनी है, मातोश्री पहुंच चुके हैं ये दो बड़े लीडर्स। एनसीपी जो लगातार ये कह रही है कि हम आखिरी दम तक डटे रहेंगे, आखिरी दम तक हम साथ रहेंगे, और इसीलिए उद्धव ठाकरे का आखिरी दम तक हम साथ देंगे। शरद पवार और अजीत पवार पहुंच चुके हैं मातोश्री। अगली रणनीति पर चर्चा क्या होनी है ये तय करने के लिए मैं राजपुंज जी इसी खबर के साथ आपके साथ ही कंटिन्यू करती हूँ, फिर बाकी के मेहमानों के पास जाती हूँ। आंकड़ों का खेल सबसे महत्वपूर्ण है, आपके पास फिलहाल आंकड़े हैं, सरकार आपकी अभी चल रही है, कॉन्फिडेंट हैं आप? बिल्कुल, सरकार हमारी है और सरकार हमारी रहेगी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। तो जो तस्वीरें एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से दी गई है, देखिए आते रहिए, अगर इनके पास रिक्वायर्ड तस्वीरों से कुछ नहीं होता। सर्वेश्वर जी मैं आ रही हूँ, प्लीज एक मिनट। हाँ राजपुंज जी, मैं लावनी जी मैं कहूँ तस्वीरों से कुछ नहीं होता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, आपको कहा जा रहा है आप आइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। आप क्यों बैठे हैं उस तरफ? सर्वेश्वर जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जी हाँ, प्रत्यक्ष को अगर प्रमाण की जरूरत नहीं होती तो अभी उद्धव ठाकरे जी विधानसभा का सत्र बुलाए और वो उसमें अपना ये बहुमत साबित कर लें। अगर उनके पास पूर्ण करना होगा तो कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। हो रही है
लावनी चिंता मत जी, कीजिए, ये सब करना। उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना प्रवक्ता महोदय से जरा ये पूछिए, अगर नंबर नहीं, जब गेम इनके सर पास आपके पर्याप्त संख्या में कहने नंबर मौजूद देखिए, है, तो ये फिर क्यों नहीं बुला रहे हैं महाराष्ट्र देखिए, विधानसभा का सत्र? जब जरूरत और होगी, पूरे देश जब को जरूरत बता दे, होगी वो पूरे भी हो जाएगा। महाराष्ट्र की जनता को बता राजपूत दे। जी देखिए, वो सवाल जो कर रहे हैं, ये सवाल थोड़ा जेन्युइन सवाल है, सभी ये इंतजार कर रहे हैं। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो बुला लेना चाहिए। अब 18 जुलाई को ठीक है आप लोग के सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन पहले जो परिस्थितियां हैं उसमें पहले अगर जरूरत है तो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। देर किस बात की? देर देखिए वो शीर्ष नेतृत्व देखेगा सर आपके तो आपने बात ठीक है सर्वेश्वर जी, ठीक है, वर्षा से छोड़ के क्यों गए? ठीक है सर्वेश्वर जी, एक सेकंड, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। ठीक है, वो बात का जवाब दे रहे हैं। हाँ, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए प्रभु। देखिए ऐसा है कि उस पे जो भी होगा उस पे शीर्ष नेतृत्व देखेगा, शीर्ष नेतृत्व उस पे कार्य कर रहा है, जो भी स्वभाव जो भी जरूरत होगी उस पर फैसला लिया जाएगा, उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, सच्चा शिव सैनिक वही है जो डट के खड़ा होता है, परिस्थिति का सामना करता है, जो इस समय हो रहा है। लेकिन ये नहीं होता कि आप वहां से हटके वहां बैठ जाएं जाके, मतलब ये कोई तरीका नहीं है ना। शिव सैनिक तो वर्षा छोड़ गया था और बिल्कुल वही होता है, चंद्रमोहन क्योंकि जी, आप इसीलिए आप लोगों ने नाराजगी भी दिखाई थी कि इतनी जल्दी वर्षा क्यों छोड़ दिया। लावनी जी देखिए, बिल्कुल गलत। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, सुन लीजिए, एक और बात बताता हूँ कि छत्रपति शिवाजी के नाम से हम चलते हैं और हमारे रगों में वो बहते हैं, ठीक है। और हर अरे सर, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, जितने भी शिवसेना के प्रवक्ता जुड़े, छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर आप लोग इतना मानते समझते जानते तो उनकी मूर्तियों का विरोध नहीं किया गया होता। संभाजी नगर में गांव वाले अनशन पर बैठ गए थे क्योंकि मूर्ति स्थापित नहीं करने दी गई थी, और जो मूर्ति स्थापित की गई थी आपके शासनकाल में आपके प्रशासनिक अधिकारियों ने बकायदा उस मूर्ति को रातों रात हटा दिया था, वहां से उखाड़ दिया गया था। जूते पहनकर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तक आपके प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे। साहब, कम से कम छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर आप लोग हवाला देते हैं तो उन तस्वीरों को भी याद कर लीजिए। हमें मजबूरी हो जाती है कि आप लोगों को उन बातों को याद दिलाना पड़ता है। शिव सैनिक तो कभी भी ऐसा कर नहीं सकता। लावनी जी, शिव सैनिक तो कभी भी राजपूत साहब, उस डिबेट में आप भी हिस्सा थे, आप बचाने की लाख कोशिश कर रहे थे अपनी सरकार को, लेकिन जो तस्वीरें थी वो प्रत्यक्ष साफ दिख रही थी। सवाल आपसे पूछा जा रहा था, यहाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जा सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियां नहीं लगाई जा सकती हैं, वहां पर जुलूस नहीं निकाले जा सकते। किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं फिर आप लोग? अब सुनिए, इसीलिए तो एकनाथ शिंदे नाराज हैं। अब सुन तो लीजिए। अब देखिए हनुमान चालीसा के ऊपर नवनीत और राणा जी लॉर्ड स्पीकर से नमाज होगा, लेकिन मंदिरों में हनुमान चालीसा नहीं होगा। एक सेकंड शर्वेश जी, राजपूत जी बोले, फिर चंद्रमोहन जी के पास। पाठक जी एक सेकंड, पाठक जी मैं बोल लूं। वो क्या है, देखिए मैं बताता हूँ कि हनुमान चालीसा नवनीत कौर राणा जी जो इस समय हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, और जो वहां हनुमान चालीसा पढ़ रहे, आप और मैंने कितनी बार, मैं आपके घर के बाहर या आप मेरे घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने आए हो? कोई नहीं आता ना, हर कोई अपने घर में पढ़ता है। उसके लिए स्थान बना है, हमारे धर्म ने स्थान निर्धारित किए हैं, या तो आप मंदिर में जाइए या अपने घर के अंदर शिवाजी महाराज का हवाला दे रहे थे, उनकी मूर्तियों का विरोध क्यों किया गया था? मूर्ति स्थापना हो रही थी, गांव वालों को क्यों अनशन करना पड़ा था? लावनी जी, किसी शिव सैनिक ने तो कभी भी नहीं उसका विरोध किया, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। ये तो बात ही हमें हजम ही नहीं हो सकती। पर हाथ रखिए, संभाजीनगर की तस्वीरों को याद करिए। संभाजीनगर, आप लोग औरंगाबाद बोलते हैं ना सर, हम संभाजीनगर बोलते हैं। आप उस जगह का नाम तक अभी बदल नहीं पाए, जबकि आपने कितने दावे किए थे कि औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजीनगर होगा। आई लव संभाजीनगर, वहां के लोगों ने बकायदा हैशटैग निकाला था, आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए, और आज आप छत्रपति शिवाजी महाराज का हवाला दे रहे हैं। चंद्रमोहन जी के पास जरा आ जाती हूँ, क्योंकि चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए और आपके ही सहयोगी हैं। चंद्रमोहन जी, जरूरत आपके साथ की है इस वक्त। उद्धव ठाकरे जी को आप लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल हम साथ में खड़े हैं, लेकिन नाराजगी क्या थी जब वर्षा से रातों रात वहां से उनको निकलना पड़ा? तो ये स्टेटमेंट आया था कि जल्दीबाजी कर दी गई। बिल्कुल नाराजगी नहीं थी, और सुलझे हुए व्यक्ति अपने देश को मैसेज दिया और अपनी पार्टी के लोगों को मैसेज दिया कि मैं सत्ता और शासन का लालची नहीं हूँ। जिस बात को मैं कह रहा था, जिसमें पाठक जी उछले थे, पाठक जी सुन लीजिएगा अभी। अब विषय कहाँ आता है, एक बहुत अच्छा प्रकांड मैसेज उद्धव ठाकरे जी ने दिया, और आप विषय कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ शिव सैनिक नहीं है। और अभी आपके चैनल के ऊपर जो लेडी राजनीतिक विशेषज्ञ थी वो कह रहे हैं कि वो लोग महाराष्ट्र से आने से डर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का जनमानस उनको आने पर विद्रोह करेगा और उनको उनके साथ खड़ा होगा, एंटी खड़ा होगा। तो ये क्या उद्धव ठाकरे जी की पर्सनैलिटी नहीं है क्या? बाला साहब ठाकरे की पर्सनैलिटी नहीं है?
और आज जो उद्धव ठाकरे कहते थे कि बड़ा भाई और छोटे भाई के खेल के अंदर जो भाजपा को छोड़कर उन्होंने एक गठबंधन की तरफ अग्रसर हुए, वो तो आज प्रमाणित हो गया कि जो छोटा भाई बड़ा भाई हुआ था वो पहले भी शिवसेना को खत्म करना चाहता था और आज भी खत्म करना चाहता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अकेला है। मैं बार बार कह रहा हूं, उसके नाथ दिल्ली में बैठ के पूरी शिवसेना को खेल खिलवा रहे हैं। और जो सूरत से चलते हुए गुवाहाटी के ऊपर जो कमरे और जो प्राइवेट पायलट प्लेन्स के थ्रू मूवमेंट हो रहा है, क्या वो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं? तो ये प्रश्न स्वाभाविक है, खड़े होंगे, महाराष्ट्र की जनता पूछेगी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो निरंतर तबियत खराब होने के बाद भी सूबे के अंदर अग्रसर रहा, कार्य करता रहा, हिंदुत्व और हिंदू का एजेंडा जो बना के आज सामने आ रहे हैं, उनको प्रमाणिकता देने की शिवसेना को जरूरत नहीं है। चंद्रमोहन जी, मुझे इतना बताइए, ठीक है, आप लोग उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जब तक आप लोगों के साथ थे, उनकी कार्यशैली पर, उनकी लॉयल्टी पर, उनकी ऑनेस्टी पर क्या कोई प्रश्न चिन्ह है? नहीं, एकनाथ शिंदे हो सकता है महाराष्ट्र आने के बाद फिर शिवसैनिक कहलाए अपने आप को। नहीं, ऐसे आप बार बार जो आरोप लगा रहे हैं, मैं कह रही हूँ उनकी लॉयल्टी, उनकी ऑनेस्टी पर, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे के समय से आज तक अगर शिवसैनिक और शिवसेना का आदर्श प्रस्तुत करने की बात होती है तो एकनाथ शिंदे जी का नाम सबसे पहले आता है। मुझे याद है कि जब सीएम पद की शपथ ले रहे थे उद्धव ठाकरे साहब, उसके बाद अगर किसी ने शपथ ली थी, सबसे महत्वपूर्ण चेहरा एकनाथ शिंदे साहब थे। तो क्या लॉयल्टी और ऑनेस्टी पर कोई सवाल है? लॉयल्टी के ऊपर, ऑनेस्टी के ऊपर अपने आप खुद अगर सवाल खड़ा कर दे और वो ये ना बताए कि लालच और डर क्या है, और महाराष्ट्र की जनता को ये ना मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, मैं वहां क्यों पहुंचा, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि उसी लॉयल्टी, उसी ऑनेस्टी का दम भरकर वो बार बार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो बार बार बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हैं। लावनी जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए, और वो ऑनेस्टी को लेकर सूरत से गुवाहाटी चले जाए और वहां जाके एक रागनी गाए कि शिवसेना हिंदुत्व छोड़ चुकी है, ये प्रमाणित नहीं मानेगी महाराष्ट्र की जनता। महाराष्ट्र की जनता को बाला साहब ठाकरे की वंशज के अंदर उद्धव ठाकरे और उसके लोगों के द्वारा जो शिवसेना के जो कैडर है, उसको किसी एक व्यक्ति के थ्रू प्रमाणित देने की जरूरत नहीं है, वो महाराष्ट्र की जनता अपने आप दे देगी। और वहां पर बैठे हुए कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ, जो पार्टी के प्रवक्ता हो या नेता हो, और राजनीतिक विशेषज्ञ बन जाए और पार्टी की मुखरता से बात रखे। आप इशारा सर्वेश्वर जी की तरफ कर रहे हैं, वो जवाब देने के लिए हाथ भी उठा रहे हैं। जवाब दे दीजिए सर्वेश्वर जी, फिर मैं जल्दी से राजपुत साहब के पास जाऊंगी। तो बोलिए सर्वेश्वर जी। देखिए, जब राजस्थान में जब ये कार्य होता है और मध्य प्रदेश में, तब कांग्रेस पार्टी अपने विधायक को लेके क्यों भागती है? अभी एक राज्यसभा का चुनाव था, उसमें भी पार्टी ने अपने सारे विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया। आखिर क्या मजबूरी थी जो ऐसे कार्य करने पड़े कांग्रेस पार्टी को? देखिए, इसमें कोई दौर, तो आज ये महाराष्ट्र की सत्ता इनके हाथ से निकल चुकी है, ये कहीं के नहीं रहा है। जितने दिन 2.5 साल की इनकी सत्ता रही है, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, जिस राज्य का गृह मंत्री वसूली गैंग का मेंबर हो और उसका मुखिया हो, सरगना हो, जेल में बंद हो। राजपुत साहब, देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछने वाली हूँ, हम कार्यक्रम के समापन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है सर्वेश्वर जी, लेकिन राजपुत साहब, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। एकनाथ शिंदे, ठीक है सर्वेश्वर जी, आ रही हूं मैं आपके पास, प्लीज। राजपूत जी से मेरा ये सवाल है कि एकनाथ शिंदे साहब ये आरोप लगाते हैं कि दरअसल मैं पार्टी से बगावत या शिवसेना से बगावत नहीं कर रहा हूं, मैं उस झूठ से बगावत कर रहा हूं जिसको इस वक्त उद्धव ठाकरे ने ओढ़ लिया है। मतलब वो ये कहते हैं कि दरअसल शिवसेना कमजोर पड़ गई है इस गठबंधन में, कांग्रेस और एनसीपी उन जगहों पर मजबूती के साथ आ चुकी है जहां पर कभी शिवसेना हुआ करती थी। मैं आने वाले समय के लिए शिवसेना को मजबूत कर रहा हूं, क्योंकि भाई चुनाव तो हर 5 साल में होना ही है। तो उनका ये कहना है कि अगर आज मैंने शिवसेना को मजबूत नहीं किया तो आने वाले वक्त में शिवसेना अपना पूरा आधार खो देगी। आज तो बस 55 ही है, बाकी 5 भी नहीं रह पाएंगे, वो ये कहते हैं। देखिए लावनी जी, अगर मजबूत करना है तो आपको आना तो पड़ेगा ना वहां पे। अब असम में बैठ के महाराष्ट्र को मजबूत करना तो ये समझ से बाहर है।
कि आसाम में बैठ के आप महाराष्ट्र को मजबूत करोगे। आज मैं कह दूं कि यहाँ पे बैठ के मैं चांद तोड़ के नीचे ले आऊंगा तो उनको विश्वास नहीं है। वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि आप इस गठबंधन से, आपकी तरफ से कहा जाता है कि वो सामने आकर कह दें तो हम गठबंधन में छोड़ने को तैयार हैं। तो वो तो कह रहे हैं ना कि हमें विश्वास नहीं है, आप गठबंधन छोड़ दीजिए। अगर आपको अपने शिव सैनिकों में इतना विश्वास जगाना है तो गठबंधन में बने रहने की क्या मजबूरी है? लावनी जी, उनको स्पष्ट 1 दिन 2 दिन पहले की बातें हैं, आपको सबको पता होगा। जो कहा गया कि आप आ जाइए वापस, जो आप कह रहे हैं वो हो जाएगा। MBA से बाहर की बात कर रहे हैं, वो भी हो जाएगी। आप आए तो सही, कम से कम आप दर्शन तो दें, आए तो सही, अपने स्थान पे तो पहुंचे जहां से आपको विधायक बनाया गया, जहां से आपको महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार किया, जहां से आप शिव सैनिक हैं, वहां तो आइए। आसाम में बैठ के वहां क्या किया जाएगा ये तो देखिए। दूसरी बात, अब बार बार इस बात के ऊपर मुझे समझ नहीं आ रहा अब उनको क्या कहा जाए, अब क्या नहीं मान रहे, अब उनको क्या करा जाए। अब उसके बाद तो शीर्ष नेतृत्व देखेगा उनको क्या करना है और क्या नहीं करना। आगे की रणनीति उन्हीं को पता होगी। बाकी शिवसेना क्या होगा सर आप लोगों का, क्योंकि अभी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है एनसीपी के बड़े लीडर्स के साथ, डिप्टी CM और CM के साथ, क्या लग रहा है आपका लाइन ऑफ एक्शन? देखिए, लाइन ऑफ एक्शन अब देखिए मीटिंग के बाद ही डिसाइड होगा क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा। डेफिनेटली जो होगा शिवसेना तो के आप लोगों को कहा गया होगा ना, कुछ प्रिपरेशन तो पहले ही कर ली जाती है और इसकी भनक हर शिव सैनिक को होती है। नहीं, हमें तो देखो शिवसेना से भनक है लावनी जी। हमें तो हम शिव सैनिक है, हमें शिवसेना से ही भनक है और डेफिनेटली जहां शिवसेना जाएगी हम वहां जाएंगे, सीधे शब्दों। विपक्ष में बैठने को भी तैयार है? देखिए, हम तो, हमें क्या करना है, शिव सैनिक है हम, हमें कहीं भी बिठा दीजिए, हम तो हर जगह बैठने को स्वीकार है। नहीं, आप शिव सैनिक है लेकिन विपक्ष में बैठने को तैयार हैं या नहीं है, ये भी सवाल है ना। लावनी जी देखिए ऐसा है, कहीं सत्ता होती है, कहीं विपक्ष होता है, कहीं पक्ष होता है, हर चीज चलती रहती है। पैरेलल दुनिया आती है, दुनिया जाती है, दुनिया रुक तो जाती नहीं है। तो दुनिया तो चलती रहती है, दुनिया तो रुकती नहीं है कभी भी। दुनिया को कहाँ आप रोक पाएंगे और मैं। चलिए, सत्ता आती है जाती है, लेकिन सत्ता की ही लालसा ने महाराष्ट्र को जिस महासंग्राम में उतार दिया है, महासमर ये कहाँ खत्म होता है, सेनापति कौन होगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेना है, सेनापति कौन है इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। समय की सीमाएं हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने हमें समय दिया और अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बातें हमारे बीच रखी। महाराष्ट्र का ये सत्ता का महासंग्राम किस करवट उठ बैठने वाला है, बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि असली शिव सैनिक कौन है, असली शिवसेना किसके पास है, इसे लेकर अब भी द्वंद्व जारी है। और इस द्वंद्व में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि क्या जिस हिंदुत्व को आधार बनाकर शिवसेना की रचना हुई थी, उसी हिंदुत्व को अब हथियार बनाकर एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना पर प्रहार कर रहे हैं। इस प्रहार का वार किस हिंदुत्व से उद्धव ठाकरे करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके साथ तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से हिंदुत्व को हाशिए पे रखा है। आकलन करने की जरूरत है सत्ता के महासंग्राम में। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।